हेलो मास्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं, फिर मास पर वेलोसिटी का इफ़ेक्ट होगा कि नहीं, और इसके बाद इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होगी। फिर चार्जिंग के प्रोसेस में बॉडी का मास इंक्रीज होगा, कहाँ इंक्रीज होगा, किस बॉडी का मास डिक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होगा, मतलब दोनों के मास में क्या इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर फाइनली चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज हम बता रहे थे, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और हमने कहा ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर सेम टाइप की चार्जेज हैं दोनों बॉडीज पर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रेपेल करेंगी। अगर अपोजिट चार्जेज हैं दोनों बॉडीज पर, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये जैसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है, जैसे मास इंट्रिंसिक है और वेट इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक है। क्यों? क्योंकि वेट फाइंड करने के लिए मास इंटू हम ग्रेविटी करेंगे, और ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। तो ऐसे में मास इंटू ग्रेविटी अगर करेंगे तो वेट हर जगह चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। हाँ, मास पर वेलोसिटी का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में मास पर वेलोसिटी का इफ़ेक्ट नहीं दिखता। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी यहीं पर। जैसे दूसरी बात देखिए, जब हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से पास आउट होते हैं, जैसे एक बॉडी को दूसरे से रब करते हैं, जैसे ग्लास को जो है हम ऊल से रब करते हैं, तो ग्लास को जब सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफ़र होता है। ये हम सेकेंड लेक्चर में बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज आ जाते हैं ग्लास पर, ग्लास रॉड पर, और यहाँ पर सिल्क पर नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होता है ग्लास से, कहाँ पर, सिल्क पर। ऐसे में अगर हम ये कहें कि ग्लास का जो मास है वो पहले की कंपैरिजन में क्या होगा, घट जाएगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ मास घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुआ वहाँ का मास थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ ग्लास का मास डिक्रीज कर जाएगा और सिल्क का मास पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर मास होगा वहाँ चार्ज हुए इसकी कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर मास होगा। दूसरी बात, अगर कोई चार्ज बॉडी है और उसको हम वेलोसिटी दे दें, स्पीड से रनअप करा दें, तो उसके चार्ज पर कोई इफ़ेक्ट आएगा? नहीं आएगा। चार्ज अगर Q से हम रिप्रेजेंट करें और V वेलोसिटी पर चार्ज को अगर हम देखना चाहें, तो वास्तव में चार्ज जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, चार्ज इज फ्री फ्रॉम द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मास के केस में अगर मास m है तो मास इज फंक्शन ऑफ स्पीड। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं।
जैसे m, if m is speed of, या m is mass of an object but mass depends on velocity, इसके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारे पास फार्मूला है क्या, m इक्वल टू एम नॉट, m और mv लिख दें, m नॉट अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। m नॉट द रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी, द रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी, मतलब जब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में उस समय उसका जो मास है वो m नॉट नोटेशन है उसका। और v क्या है, द स्पीड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की स्पीड है। c स्पीड ऑफ लाइट है, c द स्पीड ऑफ द लाइट, और m और mv क्या है, द मास ऑफ द बॉडी when it is moving with speed v, हमारे ऐसी जनरल लाइफ में ऐसा m और m नॉट इक्वल रहता है, उसका रीजन हम बता रहे हैं। जनरल लाइफ में हमने बताया कि मास पर वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं होता, मतलब m इक्वल टू m नॉट होता है। उसका रीजन क्या है, यूजुअली ऐसा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है, ठीक है। कोई व्हीकल ले लें, ट्रेन ले लें, एरोप्लेन ले लें, किसी की भी स्पीड लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है। अब देखिए अगर v अपान c करेंगे तो ये 1 से काफ़ी कम आएगा, और ऐसे में अगर स्क्वायर करेंगे 1 से काफ़ी कम आएगा लेकिन 0 से ग्रेटर होगा। तो ऐसे में अगर हम v स्क्वायर अपान c स्क्वायर करेंगे तो ये 1 से काफ़ी कम आएगा। जो चीज़ 1 से कम है, जैसे 0.2 है, और अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। 0.002 स्क्वायर करेंगे तो और कम आ जाएगा, 1 से काफ़ी कम हो जाएगा, 0 के करीब पहुंचता जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं दैट इज v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर टेंडिंग टू 0। जिससे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, v अपान सी मान लीजिए कि 0.002 आया, और अगर हम v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट, और कोई भी नंबर अगर 1 से काफ़ी कम है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से और का कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि हमने 0.002 लिखा, और अगर स्क्वायर कर दें इसका तो ये 1 से काफ़ी कम हो जाएगा। और ये न तो ठीक से 1 है न तो 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, मतलब यही मैं लिख रहा हूँ टेंडिंग टू 0, दैट इज v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ऐसे में अगर 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की बात करें तो नियरली इक्वल टू 1 आएगा। अब इस रिजल्ट 1 और इसको देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 m इज नियरली इक्वल टू क्या, m नॉट। मतलब यहाँ ऐसे जनरल लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ मूविंग मास और रेस्ट मास में कोई फ़र्क नहीं होता है। किसी बॉडी के मूविंग मास
और उस बॉडी के रेस्ट मास में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व करें, जैसे इलेक्ट्रॉन की केस में देखें, इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी करीब होती है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम ये लिख सकते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइक पार्टिकल्स v लेस देन c लिख रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली लेस देन c नहीं, v लेस देन c। ऐसे में v अपान c जो आएगा, ये यहाँ हम v स्क्वायर अपान c स्क्वायर भी 1 से कम आएगा, और ऐसे में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को हम वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। तो और जब इससे हम यहाँ डिवाइड करेंगे, ये 1 से कम टर्म होगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ऐसे केस में लेस देन 1 आएगा। रूट करेंगे इसका, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये 1 से लेस आएगा। अगर 0 और 1 के बीच कोई क्वांटिटी है और उसका अगर हम रूट लेंगे तो 1 से कम आएगा। अब 1 से क्या आएगा, रिजल्ट 1 से, तो ऐसे में हम कह सकते हैं m इक्वल टू एम नॉट, और यहाँ डिवीजन जिससे हम कर रहे हैं वो लेस देन 1 से डिवीजन कर रहे हैं, और ये इम्प्लाई करेगा m ग्रेटर देन m नॉट। That means moving mass of a body increases. That is, moving mass of a body is greater than the क्या, rest mass of a body. But it is applicable in case of क्या, electron and like particles. Moving mass of a body is greater than the rest mass of the body। चार्जिंग की प्रोसेस में हमने बताया ना कि एक बॉडी से जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है दूसरी बॉडी पर, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास अपेक्षाकृत कम हो जाता है, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। और जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर जाता है उसका मास पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो बहुत कम। लेकिन ऐसे जो है अगर काफ़ी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो निश्चित रूप से मास पर इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ये चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर कर दे रहे हैं, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। पहला पॉइंट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं तो लो वर्क फंक्शन की बॉडी से हाई वर्क फंक्शन की बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाता है। जैसे ग्लास को हमने रब कर दिया सिल्क से, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है, सिल्क पर। ग्लास स्लाइटली उसका वेट क्या हो जाता है, मास क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। सिल्क का मास कम, पहले के कंपेरिजन में थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास का मास थोड़ा कम हो जाता है, और सिल्क का मास पहले के कंपेरिजन में थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गई, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेटेलिक स्फीयर लिया और इसको जो है इंसुलेटिंग हैंडल यहाँ पर अटैच कर दिया। ये मेटेलिक स्फीयर है। कोई ग्लास रॉड ले आए और
वो पॉजिटिवली चार्ज हो, मान लीजिए फ्रिक्शन से उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ले आके ऐसे टच करा दें, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जैसे एक मेटेलिक स्फीयर लिया, ये इंसुलेटिंग हैंडल लगा दिया यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए ग्लास रॉड हम लेके आ रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं इससे, यहाँ कुछ डिस्टेंस पर रख रहे हैं। इंडक्शन से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अटैक्ट हो जाएंगे। ऐसे तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जब यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दूर हट जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप में इतना किया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, इसको अटैच कर दिया, किससे, इसको अटैच कर दिया, स्फीरिकल बॉडी को अटैच कर दिया हमने अर्थ से, और ये ग्लास रॉड को ऐसे यहाँ पर मेंटेन रखा जहाँ पर रखे थे। ऐसे में क्या होगा, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में ये ग्लास रॉड ऐसे है, इसको चाहें तो थोड़ा हम ऐसे इसके और स्फीरिकल कंडक्टर के बीच डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर थ्रू आउट ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बॉडी चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई ये। अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ले आए नेगेटिवली चार्ज कोई बॉडी, और जब यहाँ पर लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर, इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर हट जाएंगे, अर्थ कर देंगे। इसके बाद जब देखेंगे तो फाइनली उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से तीनों टाइप का जो है चार्जिंग हमने कर लिया। टू अपोजिटली चार्ज मेटल स्फीयर्स बाय इंडक्शन, दो मेटल स्फीयर्स को कैसे अपोजिटली चार्ज कर सकते हैं, तो हम दो मेटल स्फीयर्स ऐसे लिए, दोनों में इंसुलेटिंग हैंडल ऐसे लगा दिया। अगर इंसुलेटिंग हैंडल नहीं यूज करेंगे तो ये चार्ज हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर एक ग्लास रॉड हम ला रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये ग्लास रॉड लाए जैसे वहाँ पर लाए थे। यहाँ पर पूरे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर आ जाएंगे। अब हम इसको जो है थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज कर दें ग्लास रॉड की, और इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर दें, और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ जब हम ऐसे ग्लास रॉड को थोड़ा डिस्टेंस पर ला देंगे तो इस स्फीयर पर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दूसरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से इंडक्शन के प्रोसेस से हम दो अपोजिटली चार्ज मेटल स्फीयर्स पा जाएंगे, एक पर नेगेटिव चार्ज और एक पर पॉजिटिव चार्ज। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बताएंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जैसे एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताएंगे, और फिर बताएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, उसके बाद कूलम्स लॉ बताएंगे, और कूलम्स लॉ को फिर हम वेक्टर फॉर्म में बताएंगे, तो वहाँ थोड़ा वेक्टर का इंट्रोडक्शन हम करेंगे, और वेक्टर का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से करके तब कूलम्स लॉ को फिर वेक्टर फॉर्म में बताएंगे।